कोर्ट से अरेस्ट वारंट से आप कैसे बचें, NBW से आप कैसे बचें, नॉन बेलेबल वारंट से आप कैसे बचें। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और बड़े सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका ही अमराज तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, बहुत से आदमी क्या है, गफलत की स्थिति में है, वहम उनको हुआ है क्योंकि उन्होंने लोन तो लिया, उन्होंने कोई चेक नहीं दिया किसी बैंक NBFC कंपनी को। अब वो क्या समझते हैं कि भाई मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं होगा। अरे भाई ये तो बात ठीक है, जब आपने चेक नहीं दिया तो चेक बाउंस का तो केस हो ही नहीं सकता। वो बहुत से कमेंट भी आते हैं हमारे पास कि सर मेरे ऊपर तो मेरा तो ECS भी नहीं लग रहा, मेरा तो ई मैंडेट भी नहीं है, मेरा तो नैच भी नहीं है। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि ECS के बिना कोई भी बैंक NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देता। ECS का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। भाई जो आपकी EMI जाती है, अब ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन लोन लेके डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, अगले महीने से EMI नहीं दी। कुछ महीने तो आपने EMI दी है ना, आपके अकाउंट से गई है ना, आप खुद कैश तो नहीं दे के आए ना उस बैंक NBFC कंपनी में जाके। इसको ECS बोलते हैं, इसको ई मैंडेट बोलते हैं, इसको ही नैच बोलते हैं। आपने जब लोन लिया, ऑनलाइन लिया या ऑफलाइन लिया, ऑफलाइन लिया तो आपने साइन किए, 50 तरह की टर्म कंडीशन उसमें लिखी हुई थी। ऑनलाइन लिया तब भी 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी, आपने उसको एग्री कर दिया, ओके कर दिया, भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस चीज को सारी को, तो वो ECS से आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है। जब भी आपकी लोन की EMI डिफॉल्ट होती है तो उनके पास राइट्स आ जाते हैं, अधिकार आ जाते हैं आपके ऊपर ECS बाउंस का केस करने के। अब लोग गफलत की स्थिति में है कि भाई मैंने तो ECS लगाया ही नहीं, उनको ECS का मतलब नहीं पता, ई मैंडेट का मतलब नहीं पता, नेच का मतलब नहीं पता। अरे भाई हमारे देश में बैंकिंग का जन्म हुआ 1841 में, जिसका सबसे पहला बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास, उसके बाद उसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज भी हमारे देश में वो बैंक काम कर रहा है SBI के नाम से। और हमारे देश में चेक का जन्म जब हुआ 1881 में, जब चेक का जन्म हुआ उसके बाद चेक बाउंस भी होने शुरू हो गए, क्योंकि अवस्था आविष्कार की जननी है। चेक बाउंस करने के लिए एक धारा बनी जिसको बोलते हैं 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 में भी ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने इस काले कानून को बनाया जो कि 1881 से लेके आज तक चला रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। 1989 तक ये सिविल का मैटर था, इसमें कोई जमानत नहीं करवानी पड़ती थी, कोई बेल नहीं करवानी पड़ती थी। 1989 के बाद इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया, इसको क्राइम में भी कंसिडर कर दिया गया, अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। लेकिन आज की डेट में भी 1989 से लेके आज तक यह सिर्फ अपराध का श्रेणी में नहीं आता, सिर्फ क्राइम नहीं है, सिविल का भी मैटर है और क्रिमिनल भी है। अब जिसके साथ क्रिमिनल मैटर लग गया, हमारे देश में दो तरह के केस होते हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल, एक दीवानी एक फौजदारी, हिंदी में इसको बोलते हैं। जब भी कोई सिविल का मैटर होगा, सिविल का कोई केस करेगा, कोई बैंक NBFC कंपनी या कोई भी आदमी आपके ऊपर करेगा, और उसमें कभी भी बेल नहीं करवानी पड़ती, कभी भी जमानत नहीं करवानी पड़ती। आप एक एडवोकेट हायर करेंगे और वो आपका केस लड़ेगा, आपको सिर्फ गवाही की तारीख पे जाना पड़ेगा, विटनेस देने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जब भी आपके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होगा, कोई बैंक NBFC कंपनी करेगी या कोई भी आम आदमी करेगा, क्योंकि चेक बाउंस और ECS बाउंस दोनों क्राइम में कंसीडर कर दिया इन्होंने। अब जब भी वो केस होगा तो आपको बेल करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि सिविल के केस में कभी भी बेल नहीं करवानी, जमानत नहीं करवानी। क्रिमिनल केस में हमेशा बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। हमारे देश में सबसे छोटा क्रिमिनल केस है 751 का, सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जो कि 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, हर 15 दिन के बाद तारीखें लगती रहती है। उसमें भी बेल करवानी पड़ती है, उसमें भी जमानत करवानी पड़ती है। और सबसे बड़ा केस है मर्डर का 302 का, उसमें भी जमानत करवानी पड़ती है। बीच के जितने भी केस हैं क्राइम के, सब में जमानत करवानी पड़ती है।
सिविल का चाहे 5,000 करोड़ रुपया केस चल रहा है, उसमें कोई जमानत नहीं करवानी पड़ती। अब ऐसे ही 2007 आते आते सारा देश के बैंक एनबीएफसी कंपनी जो है ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन ही लोन भी मिलना शुरू हो गया। तो ईसीएस का जन्म हो गया। सन 70-80 के दशक में भी तो लोन होते थे। तब क्या होता था, 12 महीने के लिए लोन लेते थे तो 12 चेक देने पड़ते थे। उस चेक के थ्रू आपकी ईएमआई कटती थी, उस टाइम इसको किस्त कहते थे। अब 2007 आते आते अब आप अगर आज 20 साल के लिए लोन लेंगे तो आपको 240 चेक नहीं देने, आप ईसीएस मैंडेट पे साइन कर देंगे, बस आपके अकाउंट से अगले 20 साल तक 240 ईएमआई कटती रहेंगी। लेकिन जब वो डिफॉल्ट हो जाएंगी, अब आपने चेक तो दिया नहीं, चेक बाउंस का तो केस हो नहीं सकता, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 तो लग नहीं सकता। तो इसके लिए क्योंकि अवस्था आविष्कार की जमनी है, 1841 में बैंकिंग का जन्म हो गया, चेक बाउंस का जन्म हो गया 1881 में, यानी 40 साल के बाद। हमारे देश में 183 साल हो गया बैंकिंग होते हुए। 2007 आते आते क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया और ईसीएस से पेमेंट कटने लगी, आपकी ईएमआई ईसीएस से जाने लगी, तो ईसीएस भी बाउंस होने लगे। तो उसकी रिकवरी के लिए भी कोई कानून चाहिए था ना, चेक बाउंस की तो धारा उसके ऊपर लग नहीं सकती। तो एक एक्ट बना, इसको बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, 2007 में बना। इसको सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है, दोनों में बेल करवानी पड़ती है, दोनों में जमानत करवानी पड़ती है। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, ये ईसीएस बाउंस का इन्होंने केस कर दिया, आपके पास कोर्ट से नोटिस आ गया, कानून की भाषा में जिसको समन बोलते हैं। अब जो आम आदमी है वो सोचता है अरे तो सेक्शन 25 का है, चेक बाउंस का तो है ही नहीं, चेक तो मैंने दिया ही नहीं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाई जैसे चेक बाउंस में आपको जमानत करवानी पड़ती है, ऐसे ही ईसीएस बाउंस में भी करवानी पड़ती है। हाँ ये बात जरूर है, जैसे चवन्नी छाप कहते हैं 5 साल की सजा होगी, 7 साल की, तुरंत प्रभाव से कोई जेल नहीं होगी, ये तो टोटल बकवास कर रहे हैं। चाहे चेक बाउंस का है, चाहे ईसीएस बाउंस का, सेक्शन 25 का, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। डरे घबराए नहीं, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो भी अमरदीप का अध्ययन तो बैठा ही है बताने के लिए आपको। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, ये हमारे देश के लोकतंत्र की सुंदरता है कि आपको बिना एडवोकेट के लाइसेंस के, बिना वकील बने भी आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है। संविधान आपका, हमारे देश का, आपके देश का आपको ये राइट्स दे रहा है कि आप बिना वकील बने अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आप अपनी वाइफ का केस नहीं लड़ सकते, आपकी वाइफ आपका केस नहीं लड़ सकती अगर वो एडवोकेट नहीं है। तो अगर आप एडवोकेट अपनी वाइफ का केस लड़ सकते हैं, किसी का भी केस लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवोकेट नहीं है फिर भी आप अपना केस लड़ सकते हैं। भगवान ना करे आपकी वाइफ के ऊपर केस हो गया, आपकी वाइफ भी अपना केस खुद से लड़ सकती है बिना एडवोकेट होए। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोर्ट में जाके एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है उसी जज साहब के नाम जहां से आपके पास नोटिस आया कि सर मैं नेचुरल जस्टिस चाहता हूं, स्वाभाविक न्याय चाहता हूं, उसके लिए मैं अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, मुझे परमिशन दे दी जाए। दैट्स ऑल, नीचे अपने साइन कर दें और जज साहब आपको परमिशन दे देंगे, आप अपना केस लड़ने जाके अपनी जमानत करवा लें। डरे घबराए नहीं। फिर भी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, आपको ये लगता है मुझे एडवोकेट की जरूरत है, तो आपको हम एडवोकेट प्राइवेट करवा देंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। अभी दिक्कत क्या है भाई, आपके पास जुलाई का नोटिस आ गया, 25 जुलाई का फॉर एग्जांपल, वो आदमी सोच रहे हैं मेरे को 25 जुलाई को जाना पड़ेगा। अरे डज नॉट मैटर, जिस तारीख का आ गया अगले दिन चला जाओ, उसी दिन चला जाए यार, जरूरी नहीं है उसी तारीख को जाना, उससे पहले चले जाओ, जाकर अपनी बेल करवा लो, जमानत करवा लो, मिल जाएगी जमानत, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, एडवोकेट आपको चाहिए तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर आया, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क है, आपको पता लग जाएगा उसकी फीस कितनी होगी।
डरे घबराए नहीं, कोर्ट के नोटिस को इग्नोर ना करे। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर आप कोर्ट के नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट फिर भी नहीं जा रहे हैं तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, फिर इसमें जेल का प्रावधान है। अब हुआ क्या, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से पुलिस नहीं आई, ना जेल में जाना पड़ा। जब आप कोर्ट की अवमानना करेंगे, कोर्ट के नोटिस को, समन को इग्नोर करेंगे, तो वो क्राइम में कंसीडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है, तब आपको जेल का प्रावधान हुआ। इसको इग्नोर ही ना करें, तुरंत प्रभाव से अपनी जमानत लें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।